शेयर बाजार में आज गिरावट का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स करीब 559 अंक टूटकर 83,675 पर बंद हुआ और निफ्टी 147 अंक गिरकर 25,807 के स्तर पर फिसल गया, जिससे बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ और निवेशकों की धारणा कमजोर दिखाई दी। आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली रही, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से ज्यादा गिर गया और ये पिछले 6 सालों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट में से एक रही, जिसने पूरे बाजार के मूड को खराब कर दिया। आईटी शेयरों में गिरावट के पीछे अमेरिका से आए मजबूत रोजगार आंकड़े भी अहम रहे, क्योंकि इससे ब्याज दरों में जल्दी कटौती की उम्मीद कम हो गई और ऊंची ब्याज दरें टेक्नोलॉजी कंपनियों के वैल्यूएशन पर दबाव डालती हैं, जिससे निवेशकों ने आईटी शेयरों में बिकवाली बढ़ा दी। इसके अलावा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी डर बना हुआ है, जहां निवेशकों को लग रहा है कि भविष्य में ऑटोमेशन के कारण आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल और कमाई पर असर पड़ सकता है, इसलिए टेक शेयरों से पैसा निकलता दिखा। ग्लोबल टेक शेयरों में कमजोरी का असर भी भारतीय आईटी शेयरों पर पड़ा, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों का बड़ा बिजनेस अमेरिका और यूरोप से आता है और वहां टेक सेक्टर में कमजोरी आने पर भारतीय आईटी शेयरों में भी बिकवाली तेज हो जाती है। इन्फोसिस लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड जैसे बड़े आईटी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का मार्केट कैप दिसंबर 2020 के बाद पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे चला गया, जो निवेशकों के लिए बड़ा सेंटिमेंट शिफ्ट माना जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा हलचल नहीं रही और बैंक निफ्टी सिर्फ 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 60,740 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 284 अंकों की गिरावट आई, जिससे साफ दिखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी बनी रही। बाजार की चौड़ाई भी कमजोर रही, जहां निफ्टी के 50 में से करीब 30 शेयर गिरावट में बंद हुए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 रहा, जो बताता है कि बाजार में ज्यादा शेयर बिकवाली के दबाव में थे। सेक्टोरल लेवल पर रियल्टी, तेल, गैस और एनर्जी शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली, जिससे ये साफ संकेत मिला कि गिरावट सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं थी, बल्कि बाजार के कई सेक्टरों में कमजोरी फैली हुई थी। कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी भी देखने को मिली, जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आइचर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेंसेक्स के प्रमुख गेनर्स में शामिल रहे और बाजार को थोड़ा सपोर्ट देते नजर आए। इंडिविजुअल शेयर मूवमेंट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया लगभग 3% गिर गया, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने स्टॉक को अंडरवेट रेटिंग दे दी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 4% गिरा, क्योंकि कंपनी के Q3 नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। तेल कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में करीब 2% की गिरावट आई, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $59 प्रति बैरल के ऊपर चला गया, जिससे निवेशकों को महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ने की चिंता सताने लगी। ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेत भी बाजार पर भारी पड़े, जहां अमेरिकी और एशियाई बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए और इसी वजह से घरेलू निवेशकों का रिस्क लेने का मूड भी कमजोर पड़ा। करेंसी मार्केट की बात करें तो रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत रहा और 11 पैसे मजबूत होकर 90.59 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जिससे ये संकेत मिला कि विदेशी मुद्रा बाजार में ज्यादा दबाव नहीं था। टेक्निकल नजरिए से निफ्टी अभी भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अप ट्रेंड बरकरार है, लेकिन 26,000 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 25,700 से 25,780 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जहां से बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कॉपर की कीमतें पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़कर करीब $8,000 से $14,000 प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी, लेकिन ये तेजी मुख्य रूप से सप्लाई की दिक्कतों की वजह से थी, जहां बड़ी खादानों में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था। अब तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जून 2026 के बाद कई बड़ी कॉपर खादानें फिर से प्रोडक्शन शुरू करने वाली हैं, जिससे बाजार में सप्लाई सामान्य होगी और कीमतें $11,500 से $12,000 प्रति मीट्रिक टन के आसपास सुधर या गिर सकती हैं। चांदी की कीमतों में हाल की तेजी ज्यादा स्पीड वाली थी और मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित नहीं थी, इसलिए अगर चांदी $100 प्रति आउंस के ऊपर जाती है तो वहां से तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट के मुताबिक चांदी के लिए $95 प्रति आउंस एक बेहतर लेवल माना जा रहा है, जबकि गिरावट की स्थिति में ये $65 प्रति आउंस तक भी जा सकती है और इसकी दिशा डॉलर इंडेक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड पर काफी निर्भर रहेगी। निवेशकों के लिए सलाह यही है कि अभी कॉपर और चांदी की कीमतें उच्च स्तर पर हैं, इसलिए अगले 2 से 6 महीनों में गिरावट या स्थिरता का रिस्क है और निवेश से पहले सप्लाई, डॉलर इंडेक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड पर नजर
जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई नई सीपीआई सीरीज के तहत 2.75% रही और ये नया बेस ईयर 2024 के हिसाब से जारी किया गया पहला बड़ा डेटा है, जिसे महंगाई को मापने के तरीके में पिछले एक दशक बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नई सीपीआई सीरीज में ये भी दिखा कि पिछले कुछ महीनों से महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, जहाँ सीपीआई इंडेक्स नवंबर से लगातार ऊपर जा रहा है, जो ये संकेत देता है कि कीमतों में ट्रेंड के तौर पर बढ़त बनी हुई है। इस बार सीपीआई बास्केट में सबसे बड़ा बदलाव फूड आइटम्स के वेटेज में हुआ है, जहां खाने पीने का वजन 40% से नीचे आ गया और नॉन फूड कैटेगरी का हिस्सा 60% से ज्यादा हो गया, जिससे कुल महंगाई पर फूड प्राइस का असर पहले से कम हो सकता है। नई सीरीज के तहत फूड इन्फ्लेशन 2.13% रही, लेकिन कुछ चीजों में बहुत तेज महंगाई दिखी, जैसे टमाटर की कीमतें करीब 64.8% बढ़ी और चांदी के आभूषणों में महंगाई 160% तक पहुंच गई, जबकि सोने की कीमतों में भी करीब 47% की बढ़त दर्ज हुई। नई सीपीआई बास्केट का दायरा भी काफी बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब 350 से ज्यादा आइटम शामिल हैं, जैसे वायरलेस ईयरफोन, पालतू जानवरों का खाना, फिटनेस बैंड और एयर प्योरीफायर, ताकि शहरीकरण, डिजिटल सेवाओं और बदलती लाइफस्टाइल को महंगाई के आंकड़ों में ज्यादा सही तरीके से दिखाया जा सके। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रस्तावित यूएस ट्रेड डील से भारत के टेक्सटाइल और कृषि सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का ग्लोबल कॉटन एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन के आसपास है, जबकि भारत अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रख रहा है। इसलिए भारतीय कॉटन किसानों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि इस डील में भारत को भी वही यार्न और कॉटन से जुड़े फायदे मिलेंगे जो बांग्लादेश को मिल रही हैं, और भारत को किसी भी तरह से कम लाभ नहीं दिया जा रहा। साथ ही ये क्लॉज फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होगा। कृषि सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के करीब 95% कृषि उत्पादों को इस ट्रेड डील के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, जबकि कुछ चुनिंदा एग्री और मरीन एक्सपोर्ट से 10 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट टारगेट हासिल करने की बात कही गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 10 फरवरी तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.43% बढ़कर करीब 19.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स की ग्रोथ ज्यादा मजबूत रही और कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्शन 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि व्यक्तिगत और अन्य गैर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 5.91% बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने इस दौरान 3.34 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले साल से करीब 18.82% कम है, और कम रिफंड की वजह से नेट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से करीब 50,279 करोड़ रुपए का कलेक्शन लगभग पिछले साल जैसा ही रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में बड़ी तेजी का कारण रिफंड में कमी है, और आमतौर पर मार्च में टैक्स कलेक्शन में बड़ा उछाल आता है। इसलिए अंतिम आंकड़े काफी हद तक मार्च के कलेक्शन पर निर्भर करेंगे और सरकार के टैक्स टारगेट पूरे होने की संभावना बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है, जहां ब्रेंट क्रूड करीब $59.67 प्रति बैरल और WTI क्रूड करीब $64.92 प्रति बैरल पर पहुंच गया, और इसका मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है, जिससे निवेशकों को सप्लाई बाधित होने का डर सता रहा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो मध्य पूर्व में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा सकती है, और किसी भी संघर्ष या शिपिंग रूट में रुकावट से तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से मार्केट में तेल की कीमतों में प्रीमियम जुड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तेल की कीमत $65 से $66 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती है तो इसका मतलब होगा कि जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, जबकि तनाव कम होने पर कीमतें $60 से $61 प्रति बैरल तक गिर सकती हैं, और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी तेल की मांग को सपोर्ट कर रही है। ज़ैगल प्रीपेड में तीसरी तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 84.3% बढ़कर 36.3 करोड़ रुपए पहुंच गया, और रेवेन्यू भी 56% उछलकर 525.5 करोड़ रुपए हो गया, जो मजबूत बिजनेस ग्रोथ और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड को दिखाता है। मिश्रा धातु निगम में मुनाफा 8.2% बढ़कर 27.6 करोड़ रुपए रहा, और रेवेन्यू 15.8% बढ़कर 275.6 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन ईबिटा मार्जिन 22% से घटकर 19.7% रह गया, जिससे संकेत मिलता है कि लागत बढ़ने से मार्जिन पर थोड़ा दबाव आया है। इंडियन होटेल्स कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट 50.2% बढ़कर 954.3 करोड़ रुपए हो गया, और रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 2,842 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि ईबिटा मार्जिन थोड़ा घटकर 37.9% रहा, जिससे पता चलता है कि डिमांड मजबूत है, लेकिन लागत का असर दिख रहा है।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के नतीजों में मुनाफे पर बड़ा दबाव दिखा, जहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घटकर 2049 करोड़ रुपए रहा, जिसका एक बड़ा कारण 2610 करोड़ रुपए का वन टाइम खर्च था। हालांकि रेवेन्यू और ईबिटा अनुमान से थोड़ा बेहतर रहे, जिससे ऑपरेशनल बिजनेस स्थिर रहने का संकेत मिलता है। होनासा कंज्यूमर ने तीसरी तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट 93.1% बढ़कर 50.2 करोड़ रुपए हो गया और ईबिटा मार्जिन दोगुना होकर 10.9% पहुंच गया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल और सेल्स ग्रोथ दोनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया। मुथूट फाइनेंस ने तीसरी तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 94.9% बढ़कर 2,656 करोड़ रुपए पहुंच गया और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 64% बढ़कर 4,467 करोड़ रुपए रहा, जिसे गोल्ड लोन बिजनेस की मजबूत डिमांड साफ दिखती है। कंपनी का गोल्ड लोन AUM करीब 50% बढ़कर 1.39 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया और 9M वित्त वर्ष 2026 में कुल प्रॉफिट 84% बढ़ा, जो ये संकेत देता है कि गोल्ड लोन सेगमेंट में ग्रोथ ट्रेंड अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के Q3 नतीजों में कमाई में अच्छी बढ़त देखने को मिली और रेवेन्यू 857 करोड़ से बढ़कर 1029 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुनाफा 111 करोड़ से घटकर 97 करोड़ रुपए रहा। एबिडा और मार्जिन में सुधार हुआ, जो ये दिखाता है कि ऑपरेशनल प्रदर्शन मजबूत रहा। कोहेंस लाइफ साइंसेज के नतीजे काफी कमजोर रहे, जहां मुनाफा 153 करोड़ से गिरकर सिर्फ 37 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी 676 करोड़ से घटकर 545 करोड़ रुपए पर आ गया। एबिडा और मार्जिन में भारी गिरावट आई, जो ये संकेत देता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल पर गंभीर दबाव का सामना करना पड़ा है और बिजनेस साइकिल कमजोर चल रही है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद मुनाफे में गिरावट देखने को मिली, जिससे साफ होता है कि लागत बढ़ने या प्राइसिंग प्रेशर के कारण मार्जिन पर असर पड़ा है। एबिडा और मार्जिन दोनों घटे हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी की टॉप लाइन बढ़ी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कमजोरी रही। टेगा इंडस्ट्रीज का Q3 प्रदर्शन कमजोर रहा, जहां मुनाफा 54 करोड़ से गिरकर करीब 20 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी लगभग फ्लैट रहा। एबिडा और मार्जिन में बड़ी गिरावट आई, जो ये संकेत देता है कि कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पर दबाव और डिमांड या कॉस्ट से जुड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। भारत रसायन में मुनाफा लगभग फ्लैट रहा और मामूली गिरावट दिखी, जबकि रेवेन्यू और एबिडा में हल्की बढ़त रही। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस स्थिर है, लेकिन इनपुट कॉस्ट या प्राइसिंग के कारण मार्जिन पर हल्का दबाव बना हुआ है। इंजीनियर्स इंडिया के नतीजे बहुत मजबूत रहे, जहां मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में बड़ी छलांग देखने को मिली और एबिडा मार्जिन में भी जबरदस्त सुधार हुआ। ये मजबूत ऑर्डर एग्जीक्यूशन, बेहतर प्रोजेक्ट मिक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का संकेत देता है, जो कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। HCC ने Q3 में घाटे से बाहर निकलकर मुनाफे में वापसी की है, जो खर्चों पर मजबूत नियंत्रण और ऑपरेशनल सुधार का नतीजा है। हालांकि रेवेन्यू में गिरावट रही, लेकिन एबिडा में बड़ा सुधार हुआ और एक्सेप्शनल गेन्स की मदद से कंपनी मुनाफे में आई। साथ ही रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिलने से आगे के ऑर्डर बुक मजबूत होने का संकेत मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के Q3 नतीजे बाजार की उम्मीदों के आसपास रहे और कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,867 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 1,433 करोड़ रुपए से करीब 30.3% ज्यादा है। यानी डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर और डिलीवरी का फ्लो मजबूत बना हुआ है और बिजनेस ग्रोथ अच्छी गति में है। कंपनी का रेवेन्यू 7,699 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 10.7% बढ़ा है। वहीं एबिटेडा 1,871 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 11.2% बढ़ा है और मार्जिन करीब 24.3% रहा। यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्थिर है, लेकिन अनुमान से थोड़ा कम रहा। HAR ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 35 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2026 है और पेमेंट 14 मार्च 2026 तक किया जाएगा। जबकि शेयर करीब 4,141 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और पिछले एक साल में करीब 15% की बढ़त दिखा चुका है। भारत फोर्ज के कंसोलिडेटेड नतीजे मिक्स्ड लेकिन रेजिलिएंट रहे, जहां नेट प्रॉफिट 272.8 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर करीब 28% ज्यादा है। जबकि रेवेन्यू 4,343 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 25% की मजबूत ग्रोथ दिखाता है और अनुमान से बेहतर है। एबिटेडा 7,503 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 20.3% बढ़ा है, लेकिन एबिटेडा मार्जिन घटकर 17.3% रह गया। वहीं स्टैंडअलोन बिजनेस में नेट प्रॉफिट 288 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 16.8% गिरा है और रेवेन्यू लगभग फ्लैट 2,084 करोड़ रुपए रहा, जिससे कुछ सेगमेंट में कमजोरी साफ दिखती है। मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे खराब दौर पीछे रह गया है और Q4 और वित्त वर्ष 2027 में हाई डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद है, खासकर घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में मजबूत डिमांड और ATAGS प्रोजेक्ट के H2 वित्त वर्ष 2027 से शुरू होने से लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव दिखता है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे उम्मीदों के आसपास लेकिन थोड़े निराशाजनक रहे, जहां नेट प्रॉफिट 2,590 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 3,001 करोड़ रुपए से करीब 13.7% कम है। और कंपनी ने बताया कि इसमें कुछ वन ऑफ फैक्टर्स का असर पड़ा है। रेवेन्यू 15,805 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर सिर्फ 2.6% बढ़ा है। एबिटेडा 3,640 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन करीब 23% रहा, यानी एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ काफी स्लो है और प्राइसिंग पावर कमजोर नजर आती है। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4% रही, जो अनुमान से बेहतर है, लेकिन एनालिस्ट्स का कहना है कि ग्रामीण बाजार शहरी बाजार से बेहतर कर रहा है और कुल मिलाकर एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड की रिकवरी अभी भी धीमी बनी हुई है। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में काफी मजबूत नतीजे दिए, जहां नेट प्रॉफिट 83.3% बढ़कर 82.5 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 40.3% बढ़कर 1,270.6 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ दिखता है कि ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट में बिजनेस मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। कंपनी का एबिटेडा 49.2% बढ़कर 176 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 13.8% तक बढ़ा, यानी लागत नियंत्रण और ऑपरेटिंग लीवरेज बेहतर हुआ है। जबकि शेयर करीब 1,754 रुपए पर बंद हुआ और आईसीआईसीआई बैंक के साथ चैनल पार्टनर्स के लिए क्रेडिट सपोर्ट प्लान से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश है। वेस्टर्न लिविंग के नतीजे कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट लगभग गिरकर 0.2 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू 9.1% घटकर 2,262.2 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में ग्लोबल डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर की झलक मिलती है। एबिटेडा 43% गिरकर 160.4 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 7.1% तक सिकुड़ गया, जबकि टेक्सटाइल और फ्लोरिंग दोनों सेगमेंट में गिरावट दिखी। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि यूएस, यूरोप और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लंबे समय में सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेंगे। एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नतीजे मिक्स्ड रहे, जहां नेट प्रॉफिट थोड़ा घटकर 46.8 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 260 करोड़ और एबिटेडा 82.6 करोड़ रुपए रहा, यानी टॉप लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की बढ़त दिखी है। मार्जिन बढ़कर 31.7% हो गया, जो डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स का संकेत देता है। हालांकि शेयर नतीजों के बाद करीब 891 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और पिछले एक साल में लगभग 35% रिटर्न दे चुका है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नतीजे कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट 18.3% घटकर 103 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 1,136 करोड़ रुपए रहा, जिससे केमिकल सेक्टर में डिमांड स्लो होने का संकेत मिलता है। एबिटेडा 6.5% घटकर 275 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 24.2% तक गिर गया, जबकि शेयर करीब 3,373 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और पिछले एक साल में करीब 12.3% गिरावट दिखा रहा है, जो निवेशकों के लिए सेक्टर रिस्क को दिखाता है। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के तीसरी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट 58% गिरकर 27 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त के साथ ये 1,049.8 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी बिक्री बढ़ी लेकिन मुनाफे पर लागत का दबाव भारी पड़ा। एबिटेडा 7% घटकर 77 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 8.1% से गिरकर 7.3% रह गया, जिसके बाद शेयर में करीब 5% की गिरावट आई और स्टॉक सत्र के निचले स्तरों के पास ट्रेड करता दिखा। रेड टेप लिमिटेड के नतीजे काफी मजबूत रहे, जहां नेट प्रॉफिट 43.2% बढ़कर 104.5 करोड़ रुपए रहा और रेवेन्यू 19% बढ़कर 786.5 करोड़ रुपए रहा, जो फैशन और फुटवेयर सेगमेंट में मजबूत डिमांड को दिखाता है। एबिटेडा 36% बढ़कर 170.6 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 19% से बढ़कर 21.7% हो गया, लेकिन नतीजों के बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली दिखी और शेयर 133 के हाई से फिसलकर 130 के नीचे आ गया।